तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आज पढ़ेंगे। आज डिटेल इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, इससे पहले आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स के आपको बारे में पढ़ाया गया था कि एटम्स क्या होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको डिटेल पढ़ाया गया था। आज उसी के आज एडवांस, यानी कि एडवांस नहीं कहिए, आज उसी के बारे में आप डिटेल करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम दिखने में कैसा होता है, एटम किन किन से मिलकर बना होता है, एटम को और डिविजिबल किया जा सकता है कि नहीं। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एटम का सबसे पहले खोज, एटम का डिस्कवरी सबसे पहले खोज हमारे ही देश के इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कणाद जी ने एटम को खोजे थे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जितना भी पदार्थ बना होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और उसी मॉलिक्यूल्स को उन्होंने नाम रखा था एटम्स। यानी कि सबसे छोटा ऐसा मॉलिक्यूल्स जिससे और आप डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, एकदम छोटा पदार्थ का, यानी कि मैटर का वह सबसे सूक्ष्म कण, वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसी को इन्होंने नाम रखा, एटम नाम रखा। तो इन्होंने उस समय बोल दिया कि अब एटम को आप डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, अनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है, आप इसको डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। तब कुछ साल आए, फिर डाल्टन साहब आए। डाल्टन साहब जी ने एटम के बारे में सबसे बहुत व्याख्या किया, बहुत उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में बहुत अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ, एटम के बारे में ये होता है। उन्होंने एडवांस में महर्षि कणाद से भी ज़्यादा उन्होंने बताया था कि एटम के बारे में, एटम को, मगर उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने भी बता दिया कि एटम को अब डिविजिबल नहीं कर सकता है, एटम को इनडिविजिबल है। तो यही हम लोग पढ़ते आए, बहुत साल के बाद बहुत इस पर चर्चा हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इससे यह निकला। तब उसके बाद आए हमारे सबसे पहले ब्रिटिश के आए जे थॉमसन साहब आए। जे थॉमसन साहब बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटम के बारे में बताया कि उन्होंने इनसे पहले आप ये देखिए, इनसे पहले एक और गोल्डस्टीन इनसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने बोले कि उन्होंने पढ़ चुके थे कि एटम को अब डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किए कि उन्होंने एक सिलेंडर कहिए या कोई बर्तन कीजिए, एक बर्तन में उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिया, सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स एक बर्तन में ले लिए, और इसमें क्या किए कि एनोड और कैथोड से बैटरी को जोड़ दिए। बैटरी का जो प्लस वाला चार्ज रहता है, एनोड, ये कैथोड है, इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। देखिए, प्लस वाले को कैथोड बोलते हैं, प्लस को कैथोड बोलते हैं, माइनस वालों को एनोड बोलते हैं। तो ये क्या किए कि एक बर्तन ले लिए, बर्तन में सिर्फ गैस को मॉलिक्यूल्स को रख दिए, गैस को मॉलिक्यूल्स को रख के, और इन्होंने एक जगह एनोड और कैथोड लगा दिए। एनोड और कैथोड लगा के एक यहाँ पे समझिए तो ये वायर टाइप नियन है, या आयरन का कुछ बार है, या समझिए कि आयरन का बार है, और उस पे देने लगे, इन्होंने करंट देने लगे। तो इन्होंने क्या देखे कि यहाँ पे एनोड का जो मॉलिक्यूल्स है, जो प्लस वाला चार्ज है, यह क्या हो रहा था कि मूव हो रहा था, यह मूव करके यह कैथोड पे आ रहा था। कैथोड पे आकर ऐसे लग रहा था कि इसको एक एथिनियन बना दे, इसको नहर नियन बना दे। तो उन्होंने इसको नाम लिया था कैनल रे। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा कैनल रे। इन्होंने बताया कि एटम जो है, एटम को और डिविजिबल किया जाता था। गोल्डस्टीन बोले कि जो हम देखे कि पॉजिटिव जो है तो मॉलिक्यूल्स है, गैस का मॉलिक्यूल्स है, और वो भी और डिविजिबल हो रहा है, और डिविजिबल होके वो एक
मूवमेंट में आ रहा है, मतलब कि इसका जो मॉलिक्यूल्स है, आप बोल दिए कि एटम को डिविजिबल नहीं करें, मगर हम कैथोड एनोड के एक्सपेरिमेंट से देखें कि और ये डिविजिबल होकर ये जा रहा है एनोड की तरह, कैथोड की तरह, तो इन्होंने देखा कि नहीं, इन्होंने यह बताया कि इन्होंने बोले कि हाँ जो एटम जो होता है वह मूव करता है, एटम जो होता है वह डिविजिबल होता है। उन्होंने यह बताया कि एटम, इन्होंने देखे कि प्लस वाला जो चार्ज है वह नेगेटिव के तरफ मूव कर रहा है, तो इन्होंने बोले कि एटम जो है वो डिविजिबल है, मगर इन्होंने कंफर्म नहीं बताए। कंफर्म कहने का मतलब यह नहीं बताया कि बोले कि कंफर्म नहीं है कि हाँ एटम होता है, या बोले कि हाँ लगता है कि होता है, मगर इन्होंने कंफर्म नहीं बता पाए गोल्डस्टीन, तो इसलिए इनका एक्सपेरिमेंट पैटेंट नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का खोज कीजिएगा ना, तो उसका पैटेंट रहता है। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ के डिस्कवरी किए, तो डिस्कवरी की हैं तो हम मतलब कि अब उसको हम दुनिया के सामने दिखाएंगे कि हम ये किए हैं। अगर दुनिया उसको मानेगी या बड़ा बड़ा साइंटिस्ट उसको अगर सत्यापित कर दिए कि हाँ आपका सत्य है, तो आपका वो वाला चीज़ आपको डिस्कवरी हो जाएगा, यानी कि आप उसको पैटेंट करा लीजिएगा कि आपका वो हो जाएगा कि आपने ये खोजा है, तो वही होता है पैटेंट। तो इन्होंने सही से नहीं बता पाए, मतलब कि कंफर्म नहीं बताया, तो इनका उतना पोस्टपोन कर दिया गया, उतना नहीं माना गया। तो फिर इसके बाद आए जे थॉमसन साहब आए। जे थॉमसन साहब ने क्या किया कि इन्होंने भी यही लिया और इन्होंने देखा, अब देखिए ई गोल्डस्टीन यहाँ पे देखा है, ई गोल्डस्टीन कैथोड एनोड पे देखा कि एनोड वाला जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो जे थॉमसन साहब इन्होंने कैथोड वाला देखा। कैथोड वाला देखे तो बोले कि यह कैथोड वाला भी मूव कर रहा है, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जा रहा है। अपना मॉलिक्यूल जो है वो डिविजिबल होके अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इन्होंने जे थॉमसन जी ने बोला कि नहीं, एटम को आप डिविजिबल कर सकते हैं। तो इनके पास दो प्रोबेबिलिटी आ गया कि इनके पास यह बताया गया था कि इन्होंने गोल्डस्टीन बता दिया कि हाँ एटम में पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव मूव हो रहा है, पर इन्होंने ये भी देख लिया कि इसके पास नेगेटिव भी हो रहा है। तो इन्होंने देख लिया कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए। अब देखिए जे थॉमसन साहब आए और इन्होंने बोले, जे थॉमसन साहब एटम के बारे में बहुत सारा बताए। और जे थॉमस इतना बड़ा साइंटिस्ट थे, उन्होंने 14 को पुरस्कार जीते थे अपने क्षेत्र में, 14 पुरस्कार जीते थे भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, बहुत बड़ा सम्मानित पुरस्कार होता है। तो इनको नोबेल पुरस्कार से भी मिला गया था, इनको मिला गया। तो जे थॉमसन साहब बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने बोले कि नहीं, देखिए, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिए। अपना एक्सपेरिमेंट से इन्होंने देखा कि इन्होंने जब अपना एक्सप्लेन कर रहे थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया, सभा में बैठ के इन्होंने एक्सप्लेन किया। बोले कि एटम जो होता है ना, इन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो स्फीयर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो स्फीयर की तरह होता है। एटम जो होता है वो स्फीयर की तरह होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा होता है और नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं स्टोर्ड होता है, यानी कि कहीं कहीं खड़ा होता है। तो इन्होंने अपना इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने वाटरमेलन को समझाया। बोले कि आप ऐसे समझिए, सभा में मान लीजिए कि 2 आदमी को समझाना है तो आपको एकदम उनके लैंग्वेज में समझाना रहता है कि हाँ। तो उन्होंने समझाए कि समझिए, आप
वाटरमेलन है, वाटरमेलन के समझ लीजिए, मान लीजिए कि वाटरमेलन हो गया, हम वाटरमेलन लिए और वाटरमेलन को आधा से काट दिए और काट लिए, समझिए तो यह एटम है, मान लीजिए यह एटम है, हम एटम को आधा से काट लीजिए, यानी कि वाटरमेलन को हम काट दिए। तो वाटरमेलन को आप काटिएगा, तरबूज को काटिएगा तो क्या होगा, सिर्फ लाल लाल दिखेगा आपको। तो इन्होंने बोला कि जो आपको लाल वाला दिखेगा ना, रेड वाला, यानी कि जो आपको रेड वाला दिखेगा उसको आप मानिएगा कि वह पॉजिटिव है, जितना एटम है उसको पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पर बहुत सारा पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। और फिर बोले कि जो तरबूज में बीज रहता है, आप देखिएगा तरबूज में जहाँ तहाँ बीज रहता है, सीड रहता है, तो उसको उन्होंने बोले कि उनको आप मानिए कि इलेक्ट्रॉन है, उसको मानिए आप नेगेटिव चार्ज है, उसको मानिए आप नेगेटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आप मानिए कि यह नेगेटिव चार्ज है। तो इन्होंने बोले रदर साहब, जे थॉमसन साहब बोले कि नहीं, आपको आप ऐसे मानिए कि एक स्फीयर है, स्फीयर में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा होता है। एक एटम को आप एटम एक स्फीयर में एग्जिस्ट करता है, आप उसको मानिए कि वो पॉजिटिव चार्ज उस पर बहुत सारा है और नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं स्प्रेडेड है। तो इन्होंने वाटरमेलन के कॉन्सेप्ट दिया जे थॉमसन साहब ने। चलिए लिखते हैं, डिफिनीशन पे लिखते हैं, डिफिनीशन क्या हो रहा है। देखिए जे थॉमसन मॉडल समझिए, इट इज ए स्टेट दैट द एटम आर एग्जिस्ट इन ए स्फीयर। देखिए स्फीयर का मतलब होता है, देखिए स्फीयर का मतलब यह होता है, स्फीयर बोलते हैं 3D को, 3D मैनर में जो रहता है उसको स्फीयर बोलते हैं, और जो 2D में रहता है वो रहता है, वो 2D में जो रहता है उसको सर्कल बोलते हैं। देखिए सर्कल में आप गेंद को देखते हैं ना, गेंद हो गया स्फीयर, अगर हम गेंद को 2D में ड्रॉ कर देंगे उसको हो जाएगा सर्कल। तो वही it is the state that the atom are exist in a sphere and positive particle are diffused through the sphere and negative particle stored। यह बोले कि स्फीयर जो होता है, स्फीयर जो होता है वो एटम जो होता है वो स्फीयर में एग्जिस्ट करता है, और स्फीयर में सब जगह थ्रू आउट जो रहता है, थ्रू आउट पॉजिटिव पार्टिकल होता है और नेगेटिव पार्टिकल कहीं कहीं स्टोर्ड होता है। और यही नेगेटिव पार्टिकल को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे, इलेक्ट्रॉन, और यही इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। तो जे थॉमसन साहब, आपको एग्जाम में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था, जे थॉमसन साहब। कौन सा मेथड से, तो इन्होंने प्लम पॉन्डिंग मॉडल से, यानी कि इन्होंने खोज किया था प्लम पॉन्डिंग, इसी को प्लम पॉन्डिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन भी कहते हैं इस मॉडल को। देखिए प्लम पॉन्डिंग होता है, आप एक खाने वाला केक टाइप नहीं रहता है, केक टाइप नहीं रहता है और उस पर काजू किशमिश ऐसे करके रहता है, उसी को प्लम पॉन्डिंग बोलते हैं। तो वही होता है, वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट यही दिए थे। तो यही आपका जे थॉमसन मॉडल रहा। अब देखिए इनका कुछ ड्रॉबैक था, हर किसी का अब ड्रॉबैक था। इन्होंने ड्रॉबैक यह रहा, ड्रॉबैक या लिमिटेशन यह रहा कि इन्होंने देखिए इनका ड्रॉबैक यह रहा कि इन्होंने एटम को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटम्स के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रहता है, ऐसे मान लीजिए नेगेटिव पार्टिकल स्टोर्ड क्यों रहता है, जो होता है ना सही तरह से एक्सप्लेन करना इन्होंने नहीं बताया। कि यह बोले कि इलेक्ट्रॉन होता है
और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हीं के स्टूडेंट, नाम था रदरफोर्ड इन्हीं का स्टूडेंट था, इन्हीं का स्टूडेंट थे। जे थॉमसन साहब के स्टूडेंट थे, जे थॉमसन साहब के स्टूडेंट थे, जिनका नाम था रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से इसको सत्यापित किया, इसको बताया कि देखिए ऐसे होता है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में उन्होंने बताया। अब इसी के बारे में आपको नेक्स्ट मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, या अल्फा एक्सपेक्टिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसी को। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब चलिए देखिए रदरफोर्ड मॉडल आई है। रदरफोर्ड, इससे पहले आपने जे थॉमस मॉडल आप पढ़ चुके हैं। जे थॉमस मॉडल क्या बोले थे? जे थॉमस जी ने बोले थे कि एटम जो होता है वो एक स्फीयर में एग्जिट करता है। एटम को एक मानिए कि स्फीयर है। देखिए स्फीयर आपको समझाया गया था। स्फीयर क्या होता है? देखिए सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस यही रहता है कि स्फीयर जो होता है वो 3D में होता है और सर्कल जो होता है वो 2D में होता है। तो देखिए एटम को इन्होंने बोला था, जे थॉमसन जी ने यह बोला था कि एटम जो होता है वो एक स्फीयर में वो एग्जिट करता है और स्फीयर के अधिकतम पार्ट जो है, स्फीयर जो अधिकतम पार्ट उसे पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। यानी कि स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज को इन्होंने इलेक्ट्रॉन, जे थॉमस साहब जी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि स्फीयर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत है मगर नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं स्टोर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं स्टोर्ड है। तो यह बोले थे, यानी कि यह दिए थे, वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट दिए थे जे थॉमसन ने। अब इनका कुछ लिमिटेशन था, इन्होंने नहीं समझा पाए कि इन्होंने फुल्ली नहीं एक्सप्लेन करके है कि भाई एटम जो होता है वो एटम जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। उसके पास सही से जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं बता पाए, सभा में उन्होंने नहीं बता पाए। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आए इनके ही छात्र, इनके ही स्टूडेंट, जिनका नाम था रदरफोर्ड भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट, यानी कि बहुत महान साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। इन्होंने बोला कि एटम जो होता है, इन्होंने उसी को दूर करने के लिए अपना एक एक्सपेरिमेंट लाए, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी को इट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसका नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसका जो वर्किंग समझिए, जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, वर्किंग में उन्होंने क्या क्या लिया था। देखिए गोल्ड फॉयल मतलब सोना का एक समझिए तो एक परत लिए थे, सोना का एक परत लिए और एक रेडियो रिएक्टिव सोर्स लिए। रेडियो रिएक्टिव सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल को अभी इस समय समझिए। अल्फा पार्टिकल जो होता है, हीलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, हीलियम के जो 2 एथी होता है, उसी का अल्फा स्कैटरिंग, हीलियम का ही अल्फा स्कैटरिंग होता है। अल्फा जो पार्टिकल हीलियम का ही होता है। अब क्लास 11th में इसको अच्छा से समझाया जाएगा कि अल्फा स्कैटरिंग क्या, अल्फा रे क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, इसको बताया जाएगा आपको। देखिए इन्होंने क्या लिए था, इन्होंने देखिए सबसे पहले रेडियो रिएक्टिव सोर्स लिए थे जिनसे अल्फा पार्टिकल निकलता है। देखिए अल्फा पार्टिकल, अभी इसको ऐसे समझिए कि अल्फा पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत है, यह इसके पास एकदम मास है, अब पॉजिटिव चार्ज इसके पास बहुत है और यह एक सोना लिए, यह एक सोना के समझिए तो परत लिए, अर्थात लंबा परत लिए, छतरी लिए, यहाँ पे लगा दिए और यह डिफ्लेक्टर है। हरा रंग का डिफ्लेक्टर ले लिए कि अगर रे इससे पास होगा तो डिफ्लेक्टर पे पड़ेगा तो यह चमकेगा तो हमको पता चलेगा कि सब जो रे है वो कैसा गया है, डिफ्लेक्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। इसीलिए इन्होंने डिफ्लेक्टर इन्होंने ले लिए। अब देखिए इन्होंने क्या किए,
कि रेडियो रिएक्टिव सोर्स ले इन्होंने अल्फ़ा रे होता है इससे पासेस किया बहुत अल्फ़ा रे, समझिए तो यह 2000 या 3000, समझिए तो यह 20,000 अल्फ़ा रे पार्टिकल इस पे गोल्ड फॉयल पे छोड़े और क्या देखे कि इनसे जो होता है, मान लीजिए कि इन्होंने जे थॉमसन साहब जी ने बोले थे कि एटम के पास बहुत सारा पॉजिटिव पार्टिकल है। तो ये बताइए, इन्होंने इसी को दिमाग में रखते हुए यह एक्सपेरिमेंट किया कि मान लीजिए उसके पास, एटम के पास अगर अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल, यानी कि उसके पास पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा है, तो हम उसी से पॉजिटिव पार्टिकल अगर भेजेंगे तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, एथी होता है, वो क्या होगा, सेम चार्ज के बीच में रिपेल होगा, यानी कि सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपेल होगा, यानी कि दूर भागेगा, रिपेल होगा। और डिफरेंट चार्ज के बीच में क्या होगा, डिफरेंट चार्ज के बीच में एक दूसरे तक आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हम पॉजिटिव ले लिए, मान लीजिए कि आप पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव लिया, आप तार ले लीजिए, तार में देखिएगा, तार में प्लस लीजिएगा, प्लस एक में अगर सटाइएगा, मान लीजिए 2 बैटरी ले लिए, 2 बैटरी के प्लस सटाइएगा, देखिए एक दूसरे से भागेगा। ये चुंबक ले लीजिएगा ना, चुंबक का ही ले लीजिए, प्लस आप चुंबक नॉर्थ लेके जाइएगा, वो क्या करेगा, सेम चार्ज क्या होगा, दूर भागेगा। और डिफरेंट लाइएगा, यानी कि एक चुंबक का नॉर्थ लीजिए, एक चुंबक का साउथ लीजिए, अब दूसरे लाइएगा, एक दूसरे पर सटाक से कोलैप्स कर जाएगा। तो वही समझिए, वही कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल, अगर मान लीजिए कि इस सोना है, इसके पास ये छोटा एटम से मिलकर बना होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास गोल्ड के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हम अल्फ़ा रेडियो रिएक्टिव सोर्स ले हम अल्फ़ा इसी के पार्टिकल से भेजेंगे, पासेस कराएंगे, तो क्या होगा, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज, ये बोल दिया था, जे थॉमस साहब जी बोल दिए थे कि एटम के पास बहुत सारा पॉजिटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिव यानी कि चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हम भेजेंगे, मान लीजिए कि बहुत सारा है, तो सब हमारा चार्ज रे, हम पॉजिटिव रे अगर भेज रहे हैं अल्फ़ा से, अल्फ़ा पॉजिटिव रे, अल्फ़ा पार्टिकल अगर भेज रहे हैं, इसके पास पॉजिटिव है, तो उसके पास भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, दोनों चार्ज मिलेगा, तो जितना हम भेजेंगे उतना रिपेल करके आ जाएगा वापस। तो इन्होंने क्या देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल भेजा गोल्ड फॉयल से, तो इन्होंने पासेस कर गया, सब पार्टिकल पास कर गया, इससे सब पार्टिकल कुछ रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ एंगल पे यह रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ एंगल पे यह रिफ्लेक्ट कर गया, और कुछ मान लीजिए कि हम 2000 अल्फ़ा रे को भेजे, तो उनमें से एक या दो पार्टिकल ही, एक या दो अल्फ़ा रे ही वापस आया। हम जितना भेजे बैक एक ही या दो ही आया। तो इससे पता यह चलता है कि नहीं, अल्फ़ा जो पार्टिकल है, अल्फ़ा जो इसका पता चलता यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो है। हम यह नहीं माने, इन्होंने यह बोला कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि उसके पास, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है, मगर है एक स्थिरता के साथ है, एक मतलब एक रुका हुआ है, उसे मास है, बस एक जगह रुका है। तो इन्होंने यही बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने देखा कि नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज इसके पास बहुत रहता तो रिपेल करके फिर वापस हमको, मान लीजिए 2000 गए तो 2000 आना चाहिए रिपेल करके, पर हमने नहीं देखा। अगर 2000 जाना है तो पूरा के पूरा यह चल गया, यानी कि हमको पासेस कर गया। तो इससे यह पता चलता है कि नहीं, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज तो होता है मगर बहुत कम होता है, एक स्थिरता के साथ है, कहीं एक जगह रुका है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, न्यूक्लियस के बारे में यही दिया था। इन्होंने एक आपको इनसे क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो अब देखिए, अब आइए इससे क्या इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले। अब देखिए, इससे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन यह निकाले, इन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए एटम इज ए वॉयलेट। इन्होंने यह, बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पासेस थ्रू ए गोल्ड फॉयल। इन्होंने यह देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया। कुछ ही पार्टिकल ऐसा है जो डिफ्लेक्ट किया, कुछ ही जो अल्फा रे है वो डिफ्लेक्ट किया, यानी कि कुछ एंगल पे वो डिफ्लेक्ट किया। तो इन्होंने यह देखा कि बहुत सारा जो एटम का जो है, एटम का जो बहुत सारा जो
पार्टिकल है वह एटम का स्फीयर में बना है, वो खोखला भाग होता है। एटम के पास बहुत खोखला भाग होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वह पास कर गया, यानी कि उसके पास एटम के पास वो खोखला भाग है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज ए वॉयलेट। मोस्ट ऑफ द एटम के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा पार्ट खाली है। बिकॉज मोस्ट ऑफ ए अल्फा पासिस थ्रू ए स्ट्रेट गोल्ड फॉयल से स्ट्रेट पासिस कर रहा है, और कुछ ही पार्टिकल ऐसा है जो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यही बोले। और दूसरा यह दिए कंक्लूजन ये निकाले, सम ऑफ ए अल्फा रे आर ए डिफ्लेक्ट एट ए सम एंगल, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम्स। कहने का मतलब यह है कि सम ऑफ ए अल्फा आर ए डिफ्लेक्ट एट सम एंगल, यानी कि इन्होंने यह देखा कि गोल्ड फॉयल से कुछ अल्फा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ अल्फा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर रिपेल कर रहा है तो यह क्या करेगा, रिपेल कर रहा है। यानी कि इसके पास अगर नेगेटिव है तो रिपेल करके यह डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि इसके पास अल्फा पार्टिकल है। और फिर इन्होंने यह देखा कि कुछ हम 2000 में से मान लीजिए कि 2000 अल्फा रे भेज रहे हैं, तो कुछ भी इसे बैकवर्ड भी आ रहा है, हमको कुछ मिल भी रहा है, जितना हम भेज रहे हैं ना कुछ आ रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यह कंक्लूजन निकलता है कि अल्फा पार्टिकल इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इन्होंने गोल्ड फॉयल से यही एक्सपेरिमेंट किया कि out of the 2000 alpha ray are passes through a gold foil, but one alpha are reflect back, in mean is the atom some mass। यह बताए कि एटम के पास कुछ मास है, एटम सम मास इज ए प्रेजेंट एंड इट प्रेजेंट इन सम स्मॉल रीजन में। देखिए यह बोले कि अल्फा के पास यानी कि कुछ पॉजिटिव चार्ज के पास उसके पास मास है, वो एक स्थान पे वो रुका हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है पर एक स्थान पे रुका हुआ है। वो जितना भी पॉजिटिव चार्ज, जितना भी चार्ज आ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है या पासेस कर रहा है। मगर प्रोटॉन या इसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज और रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट दिए कि इसके पास मास है, वो एक जगह रुका हुआ है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है यह मान रहे हैं, मगर एक जगह स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह कहीं स्थिरता है। तो इसी के कॉन्सेप्ट से इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में दिया। अब चौथा दिए द सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज। द सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज एटम के जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है, द सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज पार्ट इन एटम कंटेन मास। इसके पास मास भी है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मास। इन्होंने जो इसी को मासवा को इन्होंने बोला कि ये इसी को न्यूक्लियस इन्होंने नाम दिया कि इसके पास मास है। सेंटर पे हम लोग देखिए किसी भी एटम के, देखिए एटम के सेंटर पे सबसे ज़्यादा मास होता है, सबसे ज़्यादा एटम के ही सेंटर पर ही मास होता है। इन्होंने बोला कि एटम के सेंटर में कुछ मास है और उस मास के अंदर पॉजिटिव चार्ज है यहीं पे, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं। आगे चल के आगे आप लोग को बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी समझिए यह न्यूक्लियस है, इसके पास मास है और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह स्थिर है और एक जगह स्थिर है। इसी का नाम न्यूक्लियस दिए थे इन्होंने, रदरफोर्ड इसी के नाम को न्यूक्लियस दिया था। देखिए इनका कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक था। देखिए हर चीज़ का कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक या कुछ हम 100% आप एक बार में 100% कंक्लूजन नहीं ना निकाल पाइएगा। अब देखिए मान लीजिए कि एटम की है, एटम के बारे में कितना साइंटिस्ट खोज पाए, कुछ वो थोड़ा सा कुछ वो खोज पाए, फिर ये साइंटिस्ट खोज पाए। इसी इन्होंने इनका भी कुछ लिमिटेशन था, इन्होंने लिमिटेशन या ड्रॉबैक कह लीजिए। इसका ड्रॉबैक यह था, इनका ड्रॉबैक यह था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द stability of एटम। देखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। देखिए अब
लिमिटेशन देखिए, इन्होंने इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया था। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने यह बोला था, अब देखिए गोल्ड फॉयल से तो यह दे दिए कि बोला कि हाँ पॉजिटिव पार्ट के लिए इसके पास होता है, इन्होंने सत्यापित कर दिया। अब देखिए इनके पास इन्होंने एक इलेक्ट्रिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने यह दिए थे, इन्होंने यह बताया, इन्होंने यह बताए थे कि यह न्यूक्लियस हो गया, यह एटम हो गया। एटम जो स्फीयर में एग्जिट करता है तो इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल सही है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, अब जो एटम का नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, जे थॉमस जी ने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कि नाभिक के यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो, इन्होंने यह बोला कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर पार्टिकल है पॉजिटिव, तो यह क्या करेगा, यह न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। तो यह क्या किए थे, रदरफोर्ड साहब जी ने अपना एक्सपेरिमेंट करके सब चीज़ अपना जान गए थे और जाके और सभा में एक्सप्लेन करने लगे। यानी कि कोई भी देखिए, कोई भी चीज़ को अगर कोई भी आप अगर खोज किए, मान लीजिए कि कोई भी आप डिस्कवरी किए या लॉ कुछ भी आप डिस्कवरी किए, तो उसका पेटेंट कराना रहता है। मतलब कि आपको मान लीजिए कि हम इस चीज़ को खोज किए तो इसको बताना रहता है। आप साइंटिस्टिक उसको एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ ये कैसे होता है। आपको अगर उस सामने वाला का आपका अगर सही लगा कि हाँ ये होता है, तो आपका इस एक्सपीरियंस का आपका पेटेंट हो जाता है। यानी कि ये वाला चीज़, ये वाला ऑब्जेक्ट या ये वाला जो लॉ आपने खोजा है, आपने डिस्कवरी किया है, तो वही पेटेंट होता है। तो इन्होंने सभा में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इन्होंने सभा में एक्सप्लेन कर रहे थे, बोले थे। अब देखिए सभा में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसी समय मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल उन्होंने सभा में बैठे थे और इन्होंने रदरफोर्ड साहब जी ने अपना एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। रदरफोर्ड बोले थे कि नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ मूव करता है। तो मैक्सवेल साहब के दिमाग में एक कंक्लूजन, दिमाग में यह सोचे कि मान लीजिए हाँ, इन्होंने रदरफोर्ड साहब से सवाल किए, बोले कि यह बताइए सर कि आपने जो बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, तो ये बताइए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, अगर दो गो पास अगर मूव कर रहा है तो इनके बीच में कुछ तो कूलॉम फोर्स लगा होगा, कुछ तो फोर्स लग रहा है। यानी कि आप जानते हैं कि सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपेल होता है। सेम चार्ज के बीच में रिपेल होता है और डिफरेंट चार्ज के अनलाइक के बीच में डिफरेंट चार्ज के बीच में क्या होता है, डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यह बताइए कि मान लीजिए कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा। ये मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक है या न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ मूव कर रहा है, आप बोल रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के पास आके इसी में कोलैप्स कर जाएगा और कोलैप्स करेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे में अट्रैक्ट होकर या तो डिस्ट्रॉयड कर देगा। तो आपका एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर आपका तो रद्द हो गया। आपका एक्सप्लेनेशन आप कैसे कर रहे हैं, आपका एक्सप्लेनेशन सही कहा हुआ। आप बतलाइए, आप पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज का संग्रह होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जब अट्रैक्शन लगेगा तो इसको कोलैप्स ऐसे कर देगा, ऐसे कोलैप्स कर देगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों एक जगह आ जाएगा, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप सही से कहाँ किए। आपका कैसे बोल रहे हैं कि एटम का कोई तो एग्जिस्टेशन भी नहीं है। तो यही रदरफोर्ड का दिमाग में अथी हो गया है। रदरफोर्ड समझे कि हाँ, रदरफोर्ड का पोस्टपोन कर दिया गया है, इस एक्सप्लेनेशन इसको पोस्टपोन कर दिया गया कि नहीं, फेल नहीं कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को फेल नहीं आप कह पाइएगा।
क्योंकि भाई वो उतना मेहनत किया है भाई, तभी तो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं खोता तो आप उसको गलत कैसे ठहरा पाइएगा। तो वही आपको फेल नहीं, पोस्टपोन कर दिया गया कि नहीं, आपको आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अब तो वही होता है, यही पॉइंट होता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम के। आप स्टेबिलिटी कहाँ बता रहे हैं, या स्टेबिलिटी कहाँ बता रहे हैं, या तो आके इसमें कोलैप्स करके इसको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि इसको डिस्ट्रॉयड कर दे रहा है। तो आप कहाँ स्टेबिलिटी को कहाँ बता पाए। तो यही जो होता है, मैक्सवेल इसको पोस्टपोन कर दिया, इसको बोला कि नहीं आपको ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को सही से, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोर साहब जी ने आए। बोर एक साइंटिस्ट थे, बोर साहब ने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने आए और इस एक्सप्लेनेशन को सत्य माने कि इस एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो चलिए अब आप लोग को आप लोग को आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए रदरफोर्ड का यही होता है, आपको एग्जाम में आएगा या इतना ही लिखना है, आपको थोड़ा बहुत आपको सही से एक्सप्लेन कर देना है, और इसको आप सही से एक्सप्लेन कर देना है, इस सबको आपको सही से एक्सप्लेन कर देना है। और जो ग्राफ है, जो आपका ये फिगर है, ये गोल्ड फॉयल वाला आपका फिगर है, इसको एकदम आपको वहाँ पे एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, तभी आपको एकदम सही से उसको फिगर बना दीजिए और इतना एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, आपको नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए बोर साहब आए, और बोर साहब में अपना एटॉमिक मॉडल के बारे में, बोर साहब एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एटॉमिक मॉडल के बारे में बताए। अब देखिए रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से कुछ ड्रॉबैक था, तो उसको रिमूव या बोल सकते हैं उसको सही करने के लिए यह आए, बोर साहब आए। बोर साहब बहुत महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियस के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए हैं। तो इन्होंने बोले कि देखिए रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट में ड्रॉबैक यह था, उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। इट डर नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि जब सभा में उन्होंने एक्सप्लेन दे रहे थे एटम के बारे में एक्सप्लेन दे रहे थे, तो वहाँ पे मैक्सवेल साहब जी ने उनके एक्सपेरिमेंट को कुछ सस्पेंड कर दिए थे, कुछ बोले कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बता रहे थे रदरफोर्ड साहब जी अपने न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉनिक के बारे में उन्होंने बता रहे थे। रदरफोर्ड बोले थे कि उन्होंने न्यूक्लियस के सबसे पहले उन्होंने ही खोज किए थे, रदरफोर्ड साहब जी ने न्यूक्लियस के खोज किए थे। उन्होंने बोले कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज का एक होता है, वहीं पे सब एटम का मास वहीं पे संग्रह होता है। यह बताए थे रदरफोर्ड साहब जी ने, और बोले कि यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि रोटेट करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यह रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपना चक्कर लगाता है। तो मैक्सवेल साहब जी ने बोले कि यह बताइए कि जब प्रोटॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन यही बताए थे, इन्होंने ही, बोर साहब ने ही बताए थे प्रोटॉन के बारे में। तो देखिए इन्होंने बताए थे कि यह बताइए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यह बताइए कि जब सेम चार्ज रहता है तो उसके बीच में क्या होता है, रिपेल होता है, और जब डिफरेंट चार्ज रहता है यानी कि प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी कोनो सोच लीजिए, बैटरी के तार दो ले लीजिए, एक प्लस और माइनस, देखिएगा अगर प्लस माइनस सटाइएगा तो क्या होगा, तो वो एक दूसरे में सटेगा, एकदम चिंगारी नियन फेंकेगा। अगर आप प्लस या माइनस ले जाइएगा एक जगह, तो वो क्या करेगा, रिपेल करता है। ऐसे आप चुंबक में भी देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ को एक जगह ले जाइएगा, दो गो चुंबक ले लीजिए, और साउथ के उसका जो डायरेक्शन रहता है साउथ को ले जाइए, तो वो रिपेल करता है, भागता है एक दूसरे से। अगर डिफरेंट नॉर्थ और साउथ को ले जाइएगा तो अट्रैक्शन करता है। तो वही बात यही बता दें, वो बोले यह बताइए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इनके बीच में कुछ कूलॉम फोर्स लगेगा, तो यह बताइए अगर
हम लोग जानते हैं कि सेम डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यह बताइए, आप बोल रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ मूव करता है, तो ये एक समय ऐसा नहीं आएगा जो इसी पे आके कोलैप्स कर जाएगा, एक दूसरे में सट जाएगा, तो इसको डिस्ट्रॉयड कर देगा यानी कि भंग कर देगा। तो एटम का एग्जिस्टेशन कहाँ है, तो यह इससे मैक्सवेल उसको एथी कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड साहब का वहीं पे उसका निकल गया था एथी डोबैक को यही रहा। तो उसी को डोबैक को सत्यापित करने के लिए बोर साहब आए। बोर साहब जी ने बोले कि देखिए, बोर साहब जी ने बोले कि यही बोले कि एटम के सेंटर में जो होता है, जिसके पास मास होता है पॉजिटिव वाला जो होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। इन्होंने बोले कि इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे इन्होंने बोले, तो न्यूक्लियस बोलेंगे। तो इन्होंने बोले कि इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। देखिए, इन्होंने बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। तो ये भी साभा में एक्सप्लेन दे रहे थे, वहीं पे मैक्सवेल था। मैक्सवेल वो फिजिक्स वाला मत समझिए, जब मैक्सवेल वो मैक्सवेल नहीं, एक और मैक्सवेल थे। तो इन्होंने बोले कि जो साभा में ये एक्सप्लेन दे रहे थे, तो इन्होंने जैसे ही ये बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, तो जो टॉपिक पे उसको रदरफोर्ड को मैक्सवेल टोका था, यानी कि बोला था कि ऐसा नहीं होगा, उसी समय खड़ा होकर बोला कि नहीं सर ऐसे नहीं होता है। तभी भी बोर साहब बोले कि अभी रुकिए, हम समझा रहे हैं आपको। इन्होंने बोले कि देखिए, यह न्यूक्लियस जो होता है वो नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी के साथ वो मूव करता है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है एक फिक्स एनर्जी के साथ। इन्होंने बोला कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इसके पास कूलम्ब फोर्स लगेगा, तो इसके पास यह बताइए, यह एक दूसरे के पास कोलैप्स कर जाएगा। तो ये बोर साहब बोले कि यह बताइए कि हम मान रहे हैं कि इसके पास कोलैप्स हो जाएगा, तो भाई इसके पास एनर्जी रहेगा तब ना, अपना एनर्जी सबको, ये एनर्जी को अपना लॉस कर दिया है। अगर देखिए इसके पास एनर्जी आएगा, तो जिसके अगर ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी जिसका आएगा तो यह बढ़ेगा, और इसका जो होता है ऑर्बिट यानी कि सेल, ये बढ़ते जाएगा। इसके पास आएगा तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि यह फिक्स अमाउंट के साथ, फिक्स एनर्जी के साथ यह अपना इसमें रोटेट करता है, फिक्स अमाउंट के साथ, फिक्स एनर्जी के साथ यह न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये नहीं होगा कि इसके साथ कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इन्होंने ऐसे ही करके इन्होंने अपना न्यूक्लियस के बारे में यह एक्सप्लेनेशन दिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उसी समय अब देखिए, इन्होंने बोला, तो मैक्सवेल ने बोला कि यह बताइए कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ऑर्बिट के, तो इन्होंने ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट दिए थे, बोर साहब जी ने ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट दिए थे। बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह फिक्स्ड एनर्जी के साथ अपना ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, वो ऑर्बिट को छोड़ता नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में है वो अपना ही ऑर्बिट में अपना घूमेगा, अपना ही ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएगा, दूसरा ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वह न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स नहीं करेगा। तो इन्होंने बोला कि अब देखिए, ये सब ऑर्बिट है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपना ऑर्बिट रहता है। तो इन्होंने बोला कि आप मान लीजिए, आप एलिमेंट के ऑर्बिट बता देंगे। तो बोला कि हाँ, हम एलिमेंट का ऑर्बिट बता देंगे, हम यह बता देंगे कि एलिमेंट में किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, यह बताए। इन्होंने बोर साहब नहीं बताया कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इन्होंने बोर साहब ने बताया। तो बोर साहब अपना एक फॉर्मूला दिए, बोले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में, ऑर्बिट या सेल बोलिए, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं इसको, ऑर्बिट या सेल बोलिए, और 2n² यानी कि 2n² एक फार्मूला दिए कि आप मान लीजिए कि हम के ऑर्बिट में मान लीजिए कि निकालिएगा कि के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना एग्जिस्ट करेगा। तो इस फार्मूला दिएगा 2n²। अब n² का होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि के कौन सा ऑर्बिट पे है, यानी कि नाभिक से फर्स्ट पे है के, फिर नाभिक पे सेकंड पे है एल, फिर थर्ड पे है। तो नाभिक से ले रहे हैं ना, नाभिक से देखिए, यानी कि न्यूक्लियस से ले रहे हैं, न्यूक्लियस पे एक n बराबर 1 लीजिए के को, n बराबर 1 ना हो गया, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे 5 6 7। तो n बराबर 2n²। तो के एक नंबर पे है, तो 2 × 1 के स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा।
इन्होंने 2, ऐसे ही करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। अब देखिए यही हुआ बोर साहब का एक्सप्लेनेशन। बोर साहब ने यही दिया था, द सेंटर पॉजिटिव ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्ट एटम इज नोन एज ए न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने। अब एक और दिए थे, इन्होंने बोले कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए एटम कैन नॉट बी ए ग्रेटर देन 8। यानी कि ये बोले थे कि आउटर मोस्ट जो सेल होगा, यानी कि जो सबसे कोई भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट, कहने का मतलब यह हुआ कि उसका लास्ट वाला सेल, मान लीजिए कि हम एलिमेंट निकाले, उस एलिमेंट के लास्ट वाला सेल, मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम का आप इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा 281 निकालिएगा, यानी कि के है एल है। अब मान लीजिए कि अब के एल एम आए, तो एम के अंदर, माने कि इसका सबसे लास्ट वाला एम है, तो एम के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। यही बोले थे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन बी नॉट बी ए ग्रेटर देन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आउटर मोस्ट जो होता है, यानी कि लास्ट वाला जो सेल में होगा, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। उसका कैपेसिटी है, देखिए मान लीजिए इस सब का कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है 18 का, 32 का, मगर जब लास्ट ये बनेगा, जब लास्ट आपको जब पढ़ाएगा, जब इससे पहले और नेक्स्ट टॉपिक पे हम ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यह समझेगा कि यह क्या बोल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए न्यूक्लियस पढ़ लीजिए, न्यूक्लियस थोड़ा बहुत आप इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए न्यूक्लियस का सबसे पहले आप लोग जान चुके हैं, आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का सबसे पहले खोज रदरफोर्ड रदरफोर्ड साहब जी ने किए थे कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। द देखिए
न्यूक्लियस के बारे में कुछ लिखा गया है कि डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को फर्स्ट डिस्कवरी रदरफोर्ड साहब जी ने किए थे। रदरफोर्ड बाई परफॉर्मिंग द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग जानते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस में जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। देखिए न्यूट्रॉन देखिए अभी समझिएगा, न्यूट्रॉन हम बताएंगे। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इट है जो मासेस क्वांटिटी, इसके पास मास होता है। या न्यूक्लियस के आप जानते हैं कि एटम के पास, न्यूक्लियस के पास ही पूरा एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के पास ही होता है। टोटल मास जो होता है वो न्यूक्लियस के पास, जो एटम का पूरा जो मास होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो इट हैज मासेस क्वांटिटी होता है। इट हैज ए नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई आवेश उवेश नहीं होता है। बिटवीन द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और देखिए न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनके बीच में न्यूक्लियस फोर्स लगता है, इनके बीच में न्यूक्लियस फोर्स लगता है, तभी अपने आप को स्टेबल किए रहता है। तो अब देखिए आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। न्यूट्रॉन का जो खोज किए थे, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज बता दिए थे। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन साहब बता दिए थे। अल्फा ई क्या बोलते हैं अपना ई प्लम्बिंग पंडिंग मेथड या वाटरमेलन कॉन्सेप्ट से इन्होंने बताए थे। वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट से बताए थे कि जो स्टैंडर्ड होता है उसी को इलेक्ट्रॉन इन्होंने नाम बोले थे। फिर आए जे थॉमसन साहब आए। जे थॉमसन साहब आए, उन्होंने भी बताई यही, उन्होंने समझिए तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया। प्रोटॉन के बारे में देखिए, प्रोटॉन का खोज इन्हीं को जाता है। देखिए गोल्ड इस जो गोल्ड स्टीन जो थे, गोल्ड स्टीन साइंटिस्ट, तो इन्होंने बताए थे प्रोटॉन के बारे में कि इन्होंने कर्नल रे से उन्होंने बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में। देखिए हम आपको इससे पहले बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज उधर मूव कर रहा था, तो उन्होंने कंफर्म नहीं बताए थे मगर बता दिए थे। बाद में उसी को सत्यापन किया गया कि हाँ यही प्रोटॉन होता है। तो इनको ना मिलके, इनको पैटेंट ना मिलके इन्हीं को रदरफोर्ड को मिला गया कि रदरफोर्ड का प्रोटॉन का खोज इन्होंने किया था। मगर जो सत्य जो सही रहता है, आपको ऑप्शन में अगर देगा ना, अगर मान लीजिए कि पूछेगा हुज डिस्कवरी द प्रोटॉन, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने की थी, किसने किया था, तो आप लोग को अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टीन और रदरफोर्ड अगर देगा तो आपको गोल्ड स्टीन मानना है, गोल्ड स्टीन ही मानना है। सबसे पहले गोल्ड स्टीन ही खोजे थे, गोल्ड स्टीन ही खोजे नहीं थे, बताए थे इन्होंने मगर कंफर्म नहीं थे। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं देगा, आपको गोल्ड स्टीन नहीं देगा, तो आपको रदरफोर्ड मानना है। तो देखिए अब न्यूट्रॉन का खोज अब बहुत सारा साइंटिस्ट इन्होंने बता दिए थे कि जब मूव कर रहा है, जब अट्रैक्शन हो रहा है, तो इन्होंने बता दिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या स्टेबल है, ये नहीं है, कभी यह पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्होंने बता दिए थे। मगर न्यूट्रॉन को खोजने में बहुत तकलीफ हुआ था। इन्होंने पता ही नहीं चल रहा था कि भाई कोई आवेश है ये नहीं है, एक जगह है तो है न्यूट्रॉन। तो इसको खोजे में जेम्स चैडविक ने खोजे थे। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास जो होता है वो कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नेग्लिजिबल। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वह इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन, मगर इस पर आवेश नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बस एक जगह यह अपना स्टेबल रहता है, प्रोटॉन के साथ रहता है। न्यूट्रॉन एज ए प्रोटॉन आर द प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में, यह दोनों प्रेजेंट होता है। यह जो ना न्यूक्लियस के अंदर यह दोनों प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम लोग को लिखते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है।
देखिए मास ऑफ, देखिए इट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इट हैज ए नो चार्ज होता है, इट इज ए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज ए नियरली मास। देखिए आपको इससे पहले आपको बारे में न्यूक्लियस पढ़ाए थे, तो वहाँ से गलती से हम आपको लिख दिए हैं कि इस पर नो चार्ज होता है। देखिए हम न्यूट्रॉन के पास जो होता है वो चार्ज नहीं होता है। न्यूक्लियस तो हो गया ना, संग्रह हो गया, तो उसके पास चार्ज तो है, तो पॉजिटिव के पास, तो ऐसा नहीं बोल सकते उसके चार्ज अब मिटा दीजिएगा, चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे गलती से हो गया। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ए नियरली मास ऑफ प्रोटॉन। जितना मास ऑफ न्यूट्रॉन का रहता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसके चलिए आज के क्लास यहीं पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि 2 क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।